हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, स्टोमेटा के मूवमेंट के लिए या स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर ज़िम्मेदार हैं, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं स्टोमेटल मूवमेंट। तो इस स्टोमेटा, आप जानते हैं कि स्टोमेटा किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये गार्ड सेल होते हैं, ये गार्ड सेल्स होते हैं। और ये जो पोर होता है इसी को स्टोमेटा कहते हैं। ये जो ओपनिंग है यही स्टोमेटा है, और ये दोनों गार्ड सेल हैं। स्टोमेटा इन्हीं गार्ड सेल से ही ओपन होता है और क्लोज होता है। स्टोमेटा इस तरह से, जब ये गार्ड सेल्स यहाँ से मिल जाते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, अदरवाइज ये जब इस तरह से दूर रहते हैं तो ये ओपन रहता है। और इसके बाहर जो ये सेल होते हैं ये सब्सिडरी सेल्स कहलाते हैं, सहायक सेल कहलाते हैं। अब ये स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग से डायरेक्ट तो इनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन और जो इसमें सेल्स होते हैं उसके लिए बफर स्टेट का काम करते हैं। मतलब ये ओपनिंग और क्लोजिंग से जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो इफ़ेक्ट इन पर पड़ता है, इन सेल्स पर। इसको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। तो ये मेन हमें बात करनी है यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में, कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टोमेटा हम जानते हैं कि प्लांट में लीफ में पाया जाता है। प्लांट की जो लीफ होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वही स्टोमेटा होते हैं वो पोर्स। जनरली ये होता है कि लीफ का जो निचला सरफेस है उस पर ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, ऊपर कम पाए जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग प्लांट्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ज़िम्मेदार होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इसके लिए एक फैक्टर हो जाता है। जो लीफ होती है, लीफ के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, लीफ में जो सेल्स पाए जाते हैं और उन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो उन इंटरसेलुलर स्पेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो एक फैक्टर तो ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंटरसेलुलर स्पेस में हाई होने का मतलब ये है कि स्टोमेटा का क्लोज हो जाना। अब इसका अपोजिट अगर आप देखते हैं तो लो होगा तो ये ओपन रहेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कंसंट्रेशन नंबर 1 ये हो गया, एक फैक्टर हो गया। दूसरे फैक्टर की अगर बात करें तो दूसरा फैक्टर ग्रोथ हार्मोन। दूसरे फैक्टर की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन्स, ये सेकेंड फैक्टर हो गया। एक फैक्टर था यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा फैक्टर है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से भी ये ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन है, तो ये जो साइटोकाइनिन होता है ये स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा जो एब्सिसिक एसिड होता है जिसको ABA कहते हैं, ये स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्टोमेटा की क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला फैक्टर यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया वो था कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा फैक्टर जो हमने डिस्कस किया वो है ग्रोथ हार्मोन्स। अब थर्ड पे अगर हम आ जाते हैं तो थर्ड में मिनरल्स, कुछ मिनरल्स होते हैं। थर्ड फैक्टर हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, मिनरल्स। ये मिनरल्स भी स्टोमेटा के मूवमेंट के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। ये सब स्टोमेटा की मूवमेंट के लिए, ये सब स्टोमेटा की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मूवमेंट से ही ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पर हम स्टोमेटा की मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि स्टोमेटा की मूवमेंट के लिए कुछ मिनरल्स भी जिम्मेदार होते हैं। हम यहाँ पर राइट किए दे रहे हैं कुछ मिनरल्स। ये सारे मिनरल्स स्टोमेटा की
के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मूवमेंट में ओपनिंग भी हो सकता है और क्लोजिंग भी हो सकता है, तो ये थर्ड फैक्टर है। अब इसके बाद भी अगर हम कुछ फैक्टर्स देखें तो जैसे कि एक फैक्टर हम यहाँ पर राइट करने कलर डिफ़र कर लें तो ज़्यादा क्लियर शो होगा। एक फैक्टर्स हम यहाँ पर राइट कर देते हैं लाइट। लाइट से भी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि रेड या ब्लू लाइट में स्टोमेटा मैक्सिमम ओपनिंग इसी में होती है। यहाँ पर हम राइट कर लें, मैक्सिमम ओपनिंग रेड या ब्लू लाइट में होती है जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। तो ये लाइट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है और लाइट के साथ साथ टेम्परेचर का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इसमें कलर चेंज कर लें तो ज़्यादा क्लियर शो होगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी सीधा इफेक्ट पड़ता है स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग पर। टेम्परेचर जब बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो फिर वाटर लॉस का डर बहुत रहता है। मतलब ये कि ट्रांसपिरेशन का डर बहुत रहता है कि ट्रांसपिरेशन बहुत होगा तो वाटर लॉस बहुत होगा, तब स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस ना हो प्लांट का। अब ये ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है कि जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाए, तो उसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। जो वाटर होता है वो लीफ से या किसी और ओपनिंग से वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है प्लांट से, तो इसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो टेम्परेचर जब हाई होता है तो जाहिर सी बात है वाटर का वेपर बनना भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब टेम्परेचर हाई होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि उसमें ट्रांसपिरेशन ना हो। और ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए स्टोमेटा दिन में तो ओपन रहते हैं, रात में भी क्लोज रहते हैं। तो टेम्परेचर का सीधा इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो इससे जो है फिर स्टोमेटा ओपन रहेगा। और एक चीज़ और है कि जो वाटर स्ट्रेस, यहाँ पर हम राइट कर दें, वाटर स्ट्रेस या वाटर की कमी, वाटर स्ट्रेस या वाटर डिफिशिएंसी, तो वाटर की अगर कमी है प्लांट को तब भी स्टोमेटा क्लोज रहेगा। वाटर की अगर कमी है तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा, क्योंकि वाटर लॉस से वैसे ही स्टोमेटा बचाने के लिए उसको क्लोज कर लेता है। यहाँ पर आपने देखा जब टेम्परेचर हाई होता है, तो अगर ऑलरेडी वाटर की कमी है और वाटर प्लांट को ठीक से नहीं मिल रहा है, वो ऐसे एरिया में ग्रो कर रहा है या उसको किसी और रीज़न से उसमें वाटर नहीं है, वाटर डिफिशिएंसी है, वाटर स्ट्रेस है, तब स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, जो अभी हमने बात किया। जैसे कि नंबर 1 की अगर हमने बात की थी तो हमने ये कहा था, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात किया था, और नंबर 2 हमने कहा था ग्रोथ हार्मोन, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हमने मिनरल्स के बारे में बात की थी कि कुछ मिनरल्स हैं जो कि इसके लिए स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में अपना पार्टिसिपेट करते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 4 पे हमने लाइट की बात की थी और नंबर 5 पे हमने टेम्परेचर की बात की थी, और उसके बाद हमने नंबर 6 पे बात किया था वाटर स्ट्रेस। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए या स्टोमेटा के मूवमेंट के लिए। तो उम्मीद करते हैं स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।